नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और वक्त हो गया है अदिति की अदालत का। और आज का मुद्दा राहुल गांधी मोदी सरनेम के मामले में। आप जानते ही हैं 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुनाई गई और उसके बाद राहुल गांधी के लिए बड़ा झटका, उनकी सदस्यता खत्म किया जाना है। राहुल गांधी केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद थे। गौरतलब है कि 2 साल या उससे ज्यादा की सजा के बाद जनप्रतिनिधि यानी सांसदों या फिर विधायकों की सदस्यता खत्म हो जाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। उधर कांग्रेस ने राहुल की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद यह कहा कि उसके नेता को सच बोलने की सजा दी गई है। राहुल के बयानों से बीजेपी डरी हुई है। उधर राहुल पर लोकसभा सचिवालय के फैसले को बीजेपी ने देशहित में करार दिया है। क्या कुछ हुआ है, पहले जल्दी से इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिए आप। और इसी बीच आपको बता दें, इस वक्त बीजेपी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सुनिए। एमपी श्री राहुल गांधी जी की ऊपर एक डिफेमेशन केस के अंदर, डिफेमेशन केस इसीलिए हुआ था, एक सार्वजनिक सभा में देश की आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जातिवाचक शब्द लेके गाली देना, अपशब्द कहना, अशोचनीय व्यवहार करना, इसी आरोप पे जब कोई पिछड़े वर्ग की भाई की मन में इसके कारण प्रतिक्रिया हुई, उन्होंने अपने अधिकार को जाहिर करते हुए न्यायपालिका की दरवाजा खटखटाया। भारत की आईपीसी के तहत संरक्षण मांगा कि भारत आजाद हो चुका है, सामंतवादियों के हाथ में नहीं है, प्रजातंत्र है, इसमें किसी को भी गाली गुलज करने का अधिकार नहीं है, जातिवाचक शब्द लेके अपशब्द व्यवहार करने का अधिकार नहीं है। कोई भी हो, वो केस शायद 2018 से अभी तक चल ही रहा था। पक्ष विपक्ष अपने विषय रख रहे थे, ना उसमें सरकार या ना भारतीय जनता पार्टी की कोई संश्लिष्ट था, इन्वॉल्वमेंट था। न्यायपालिका ने बीते कल समाज में तनाव विभेद के आरोप में कांग्रेस पार्टी की सांसद को 2 साल की सजा सुनाई। इसमें ओबीसी समाज, जो आज चट्टान की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ, देश की एससी एसटी वंचित वर्ग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं, जो स्टेटमेंट के माध्यम से केवल एक बार नहीं अनेक बार उनकी माताजी ने मौत की सौदागर कहा था, जहर की खेती उन्हीं लोगों की मुंह से आई थी, विभिन्न समय में अपशब्द व्यवहार करके एक समाज को, भारत की एक महत्वपूर्ण, भले ही सामाजिक दृष्टि से उनकी मर्यादा आजादी की 75 साल में उतना ना बन पाए, लेकिन प्रजातंत्र में ही अधिकार दिया था, बहुमत ही महत्व रखता है। ऐसे समाज से प्रधानमंत्री आते हैं, इसलिए उस समाज को, जाति को, गरीबी को ताच्छल्य करना, नीचा दिखाना, यह सब सीरीज ऑफ स्टेटमेंट की प्रमाण है। और न्यायपालिका ने उस मानसिकता के खिलाफ जजमेंट दिया, फैसला सुनाया। इसमें समाज को राहत हुई, सुकून मिली। मित्रों, सबको मालूम है भारत की जनप्रतिनिधि कानून 1951 के तहत किसी भी सदस्य को अगर सजा होती है तब उसकी सदस्यता चली जाती है। कि भारत में पहली बार नहीं हुई है। कई विधानसभाओं में और इस लोकसभा में भी
कई मान्यवरों की सदस्यता गई है और इनकी पार्टी के पूर्व सदस्य अभी भी राज्यसभा में सदस्य हैं और देश की वरिष्ठ लॉयर कपिल सिब्बल जी ने कल ही कहा था, जजमेंट के साथ साथ सदस्यता जाना तय है। यह बहाना दिखाया जाता कि 30 दिन की समय था, ऐसा नहीं था। कानून कहती है सदस्यता आरोप सिद्ध होने के साथ साथ, दंड विधान होने के साथ साथ चली जाएगी। और मैं आपको एक बहुत पुरानी बात नहीं, लेकिन समय कैसे क्रूर होता है, समय कैसे निष्ठुर होता है, आपको याद दिलाना चाहूंगा। 2013 में जो साहबजादे आज और उनके लिए उनकी चाटुकार छाती पीट रहे हैं, हाय तौबा कर रहे हैं, 2013 की प्रेस क्लब की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं याद दिलाना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी होते थे, उन्हीं की सरकार होती थी, उन्हीं की घर में ही रिमोट होता था, उन्हीं के फैसला था इस कानून को संशोधन करने के लिए। सजा होने के उपरांत कब सदस्यता जाएगी, उनकी सरकार एक ऑर्डिनेंस लाया था। उस ऑर्डिनेंस की मेरिट पे हमारा कुछ कहना नहीं है, लेकिन उस ऑर्डिनेंस को नॉनसेंस कह के फाड़ने वाले आज जब उसी कानून के चपेट में आए, आज उनको कष्ट हो रहा है। और मेरे मन में तो कभी कभी एक संदेह होती है, क्या वो सच में उनकी पार्टी उनकी सदस्यता को लेकर चिंतित था क्या? उनकी पार्टी में बहुत बड़े बड़े वकील हैं, देश की नामी दामी वकील उनकी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं। जब एक सदस्य ने कह ही दिया था कल, सजाई घोषणा होते ही सदस्यता जाएगी। आप कुछ दिन पहले आप लोगों के माध्यम से देश देखा है, पवन खेरा जी की वारंट के चंद घंटों में बाद, 1-2 घंटे के बाद वो कोर्ट की दरवाजा खटखटाए, कोर्ट से रिलीफ लेके गए। उनको कौन मना किया था पिछले 24 घंटे में कोर्ट जाने के लिए? 30 दिन उनको मोहलत नहीं था, 30 दिन के अंदर अपील कर सकते हो, जाने वो अपना कानून जाने, अपना न्याय वकीलों को परामर्श करे, जो करना है करे। मैं एक विषय आज यहां गंभीर विषय उठाना चाहता हूं। आप तो एक हैबिचुअल ऑफेंडर हो ही, पहले से भी ऐसे घटना हुई है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी चाहती है और विशेष करके उनकी प्रमुख परिवार चाहती है, उनके लिए एक अलग आईपीसी बने। उस आईपीसी के तहत उनके ऊपर कोई सजा ना हो, उनके लिए कानून अलग हो, उनके लिए न्यायपालिका अलग हो। लेकिन उनको याद नहीं आ रहा है, भारत पिछले 75 साल से प्रजातंत्र की रास्ता अपना चुका है। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। प्रजातंत्र की इस इंस्टीट्यूशन में कानून सभी के लिए एक प्रकार होते हैं। आप पिछड़े समाज को गाली करोगे, अपशब्द लगाओगे, वंचित वर्गों को आप नीचा दिखोगे, कानून आपके लिए अलग चाहोगे, ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, सामंतवादी मनस्थिति की ये प्रतिफलन है, फ्यूडल माइंडसेट की रिफ्लेक्शन है। हम समूह से अलग है। क्यों? हम एक खानदान से आते हैं, हम एक परिवार से आते हैं, हम कानून से ऊपर है। ऐसे पहली बार नहीं हुआ है। घर मिलने के समय में, सुरक्षा के बारे में, एयरपोर्ट में अलग जाने के बारे में, एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो आज कानून को भी ऊपर मानते हैं, इसमें हमारा क्या लेना देना है? मित्रों, इसको भारतीय जनता पार्टी कठोर से कठोर शब्द में निंदा करती है। बाकी कुछ विषय मेरे मित्र आप उसमें जोड़ेंगे।
नमस्कार मित्रों। हालांकि आदरणीय धर्मेंद्र जी ने बहुत विस्तार में सारी बात रखी है, मैं तो इतना ही कहूंगा, भगवान के घर में देर से ही अंधेर नहीं। राहुल जी कहते थे दुर्भाग्य से सांसद हूं, अनफॉर्चुनेटली आई एम एन एमपी। सो उनको जो एक दुर्भाग्य लगता था आज उससे भी मुक्ति मिल गई है। उनके साथ साथ वायनाड के लोगों को भी इससे छुटकारा मिल पाया। इतने लंबे समय से जो लोकसभा के सदस्य हों, ना कभी अमेठी के लिए 5 वर्षों में एक सवाल पूछ पाए 2009 से 14 तक, और इतने वर्षों में मात्र 21 डिबेट्स में भाग लेना तो अपने आप में दिखाता है कि वर्ष उतने हो गए लेकिन उतनी डिबेट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया। एक भी आज तक प्राइवेट मेंबर बिल तो लाने की बात दूर, लेकिन अपनी ही सरकार में 2013 में ऑर्डिनेंस को भरे चौराहे पर फाड़ देने का काम और नॉनसेंस बोलने का काम यह श्रीमान राहुल गांधी जी ने किया। वो सदा अपने आप को संसद से ऊपर, सदन से ऊपर, सरकारों से ऊपर, देश से ऊपर और न्याय व्यवस्था से ऊपर समझते हैं, और इस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट की जो बात कही ये अपने आप में उन पर लागू होती है। अब एक बात पहले आई कि क्या 2 साल की सजा। देखिए मित्रों, 2018 में, मैं आपको 2018 में इसलिए लेके जा रहा हूं कि एसएलपी जब सुप्रीम कोर्ट में आई तो 2018 में उनसे रिटर्न माफी मांगी गई, लिखित रूप में माफी, और कोर्ट ने कहा भविष्य में सचेत रहना, ऐसी गलती मत करना। लेकिन 2019 में ही एक बार नहीं कई बार ऐसे झूठे आरोप तो लगाए ही, अभद्र भाषा का प्रयोग, अपमान करने का काम, अपशब्द बोलना, यह उनकी आदत सी बन गई थी। सभी चोर मोदी हैं ये बोल दो, किसी को किसी की हत्या के साथ जोड़ दो, कुछ भी कह दो, आपको तो कोई देश में कोई कुछ कर ही नहीं सकता, ये उनको लगता था, क्योंकि वो सब चीजों से अपने आप को ऊपर समझते थे। तो सूरत के कोर्ट ने तो याद करवाया कि 2018 में भी तुम्हें कहा था भाई सुधार नहीं हुआ, उसके बाद बार बार आपने गलतियां की हैं, और एक सांसद जब ये गलती कर रहा है तो कुछ ना कुछ दंड ऐसा देना चाहिए कि अब भविष्य में ना हो। जहां तक सदस्यता जाने की बात है, ये लिली थॉमस केस में बहुत स्पष्ट है जी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद, कि 2 साल का दंड हुआ और दोष सिद्धि के बाद अगर उसके ऊपर रोक नहीं लगी तो आप सस्पेंड माने ही जाते हो। इसकी तो पुष्टि करने का काम ही केवल लोकसभा में होना था। एंड द लोकसभा Speaker has only confirmed the legal position. He is not required to take any decision or pass any speaking order. The decision falls under the provisions of Article 1021E of the Constitution of India, read with the Section 8 of the Representatives of the People Act 1951. लेकिन जो धर्मेंद्र जी ने कहा स्पष्ट है कि 2 साल की सजा थी, संसद की सीट सांसद के रूप में छुट्टी होनी थी, लेकिन ये सुनियोजित षड्यंत्र, सोची समझी साजिश कांग्रेस में किसने रची, राहुल जी आपको समझना पड़ेगा। इसकी जड़ तक जाना ही पड़ेगा। कौन है जो छुटकारा पाना चाहते थे? कौन है जो बैटरी ऑफ लॉयर्स कांग्रेस में? तो देखिए जी, राज्यसभा के सांसद और लोकसभा के इतने हैं जो बड़े नामी ग्रामी लॉयर्स हैं जी। क्या एक भी सही राय देने वाला कांग्रेस में नहीं बचा, मिला, या जानबूझकर गलत रास्ते पे डाला गया? ये छुटकारा कौन पाना चाहता था? एक तो मैंने कहा वायनाड के लोगों को तो छुट्टी मिल गई, अमेठी वाले पहले पा चुके थे, लेकिन ये काम, ये जो लगता है कि डायनेस्टी का होने तो मैं इससे ऊपर हूं, सबसे ऊपर हूं। दूसरा, मैं इस पे आपको ये कहना चाहता हूं, पार्लियामेंट में विनम्रता, धैर्यता, समग्रता, इन सबको देखा जाता है कि आपको एक सांसद के रूप में ये गुण आप में हो। ये भारतीय संस्कृति के संस्कार भी हैं, लेकिन आप पार्लियामेंट में कहते हो मैं बोलूंगा तो पार्लियामेंट चलेगी, नहीं तो पार्लियामेंट नहीं चल सकती जी। यानी कि आप पार्लियामेंट के कानून नियम से भी ऊपर हो गए।
आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी आप कुछ भी करेंगे और आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। ये असंसदीय उनका आचरण पहले भी रहा है और ये अहंकार जो लगातार दिखता रहा। और ये सत्ता में थे तब तो ये नशा था कि अपनी ही पार्टी का ऑर्डिनेंस फाड़ कर फेंक दिया और अपनी पार्टी को अपनी औकात दिखा दी थी कि कांग्रेस पार्टी की सोच को ये कुछ नहीं मानते। आज उसी पार्टी के अंदर किसने खेल दिया आज इनको पता नहीं चल पा रहा। 13 सालों में मात्र 21 चर्चाओं में भाग लेना, यही नहीं एक भी सिंगल प्राइवेट मेंबर बिल जैसे मैंने कहा नहीं ला पाए। I can say he is the epitome of the unparliamentary behavior and he himself agrees on many issues. अब ये डिस्क्वालिफिकेशन क्या पहली बार हुई? जो माननीय धर्मेंद्र जी ने भी कहा, मैं कुछ नाम आपके सामने रखना चाहता हूं। लालू प्रसाद यादव जी सजा भोगी हुए तो इस्तीफा देना पड़ा। पहले चारा घोटाला में तो अब जाकर तुम मुझे प्लॉट दो मैं तुम्हें जॉब दूंगा, जमीन के बदले जॉब, उसमें भी गए। ऐसे नहीं आजम खान हो, मोहम्मद फैजल हो जो लक्षद्वीप के एमपी हैं, विक्रम सैनी, ऐसे बहुत सारे लंबी लिस्ट है जो सब ऐसे हैं। बट ये क्यों हुआ? राहुल जी की स्थिति क्यों आई? ये गलती एक बार नहीं बार बार की। और मैं कुछ आपके सामने आंकड़े जरूर रखना चाहूंगा, आवश्यक है। अगर आप ये देखेंगे 7 जगह ये बेल पर है, जमानत पर है। एक बार नहीं है जी, बार बार ये अपशब्द बोलने के लिए, अपमानित करने के लिए, झूठ बोलने के लिए जब मुकदमे इनके ऊपर किए गए तो कोर्ट में जाकर इनको वहां से बेल लेनी पड़ी। नेशनल हेराल्ड केस में भ्रष्टाचार में बेल अलग है, ये अवमानना के मुकदमों में भी देखा जाए तो जहां पटना कोर्ट में यही इसी विषय पर कि सब मोदी चोर हैं, जिस तरह की भाषा का उपयोग किया गया उस पे इनको, अहमदाबाद कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ने किया तो उस पे भी इनको, इससे पहले गौरी लंकेश किलिंग के लिए बीजेपी और आरएसएस के साथ जोड़ना, उसके ऊपर। यही नहीं, एक के बाद अनेक ऐसे उदाहरण हैं। सो इन द एंड यू कुड से राहुल गांधी जी इज अ हैबिचुअल लूज कैनन and he thinks he can speak anything without ever facing the consequences. ऐसा लगता था कि देश के कानून और देश के कोई व्यक्ति इनके ऊपर कुछ कर ही नहीं सकता। और देश को बांटने की सोच तो कांग्रेस की पहले दिन से रही थी। जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर बांटना लगवाती। अब तो धर्मेंद्र जी ये अपमानित करने पे आ गए ओबीसी समाज को जो किया है। 3 साल थे इनसे माफी मांगने के लिए, किसी से माफी तक नहीं मांगी। मोदी जी के ऊपर एक बार नहीं बार बार अपशब्दों का उपयोग करना, अपमानित करना इनकी आदत बन गई। लेकिन एक बड़े वर्ग को, ओबीसी समाज को इस तरह से करना। दूसरा, ये वायनाड के सांसद बने तो उन्होंने अमेठी वालों के बारे में अपशब्द, नॉर्थ इंडियंस के बारे में अपशब्द बोल दिए, आप भूले नहीं होंगे। यही नहीं, जम्मू कश्मीर गए तो वहां पर जाकर भी वहां पर बांटने का काम किया कि लोकल को नौकरी मिले और सब जगह इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी। अरे बाकी तो छोड़िए, ये असम के चुनाव में गए तो चाय की बात करके गुजरात और उसमें दरार पैदा करना शुरू कर दिया। यहां कहां रुके? ये भारत को एक यूनियन ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं और देश के बाहर जाकर भी भारत को कह देते हैं इंडिया इज लाइक ए यूरोपियन यूनियन। या तो इनको देश के फंडे क्लियर नहीं है, खुद ज्यादा के जानबूझ के ऐसे बयान देते कि मीडिया की सुर्खियों में बने रहे। और ये लगातार कश्मीर के बारे में जो कहना, जो 370-35 से नेहरू जी की देन थी, जो इनके कारण बेड़ा गर्क वहां पे हुआ था, लोगों की जानें गई, उससे बचाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। ये विदेश में जाकर उसके बारे में भी गलत बोलते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानते, इसके ऊपर कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। भारत की वैक्सीन के बारे में गलत टिप्पणी करते हैं, उस पर विश्वास नहीं हो। जहां मोदी जी की सरकार, मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पर काम करते हैं, ये लोग समाज को बांटने का काम, और विशेष तौर पर एक वर्ग को जो लगता है कि मोदी जी अगर उससे आते भी हैं उसको बार बार अपमानित करने का काम करते हैं। तो मैं तो इतना ही कहूंगा अंत में, अगर आपका कोई सवाल हो, कि ये जो बहुत पहले से होना था ये अब होके रहा है, और ये एक बार नहीं, राहुल गांधी जी ने बार बार ऐसे अपराध किए हैं। कुछ लोगों के सवाल लेंगे। सुजीत ठाकुर जी। सर, मेरे 2 सवाल हैं। एक तो अनुराग ठाकुर जी से है। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी में जिस तरह के, आपको क्या लगता है वहाँ कोई डिवीजन है राहुल गांधी के खिलाफ? धर्मेंद्र प्रधान जी, आपसे दूसरा
आज तो कोर्ट ने ही किया है काम, इसमें सरकार और मेरे पार्टी के कोई संबंध नहीं है। मैंने फिर कहा कि देश में प्रजातंत्र है, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। जब आपको सुविधा होती है आप जुडिशरी के साथ खड़े हो जाते हो, जब आपको असुविधा होती है आप जुडिशरी को गाली देते हो, प्रजातंत्र को खतरे में डालते हो। इसमें प्रजातांत्रिक तरीके से कोर्ट ने अपने काम किया, लेकिन आप एक विषय रखा है। मैं तो कहूंगा 2019 में भारत की गरीबों ने, पिछड़ों ने, दलितों ने, आदिवासियों ने उनको अपना जगह पे बिठाया है। 14 की मैंडेट की नेचर अलग था, 19 की मैंडेट की नेचर अलग था। इसी अहंकार को 19 ने लोगों ने जवाब दिया। आनंद पांडे जी। मैं तो इतना ही कहूंगा कि राहुल गांधी जी को निपटाने वाले कौन है, ये सोची समझी साजिश रचने वाले कौन है कांग्रेस के अंदर। अगर पवन खेड़ा जी के लिए चंद घंटों के अंदर वकील पहुंच सकते थे तो श्रीमान राहुल गांधी जी के लिए क्यों नहीं। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आनंद पांडे। विषय शून्य मिलके शून्य के साथ शून्य ही होते हैं। तो यहां पर बीजेपी द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में ही राहुल गांधी के दुश्मन है और वक्त रहते लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया गया सूरत कोर्ट का फैसला आने के बाद, जिसमें राहुल गांधी को कन्विक्ट करार दिया गया था। क्या कुछ हुआ है, कैसे सियासत जो है वो फुल हो रही है, इस पर देखिए इस रिपोर्ट में। सूरत कोर्ट से कल राहुल गांधी के खिलाफ फैसला आने के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी लोकसभा के सदस्य बने रहेंगे या नहीं। इसे लेकर एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय थी और सबकी निगाहें आज के लोकसभा के एक्शन पर टिकी थी, जिसके बाद दोपहर करीब 2:30 बजे लोकसभा सचिवालय की ओर से एक अधिसूचना जारी करके राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102(1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत ये किया गया। जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 के तहत अगर किसी सांसद या विधायक को आपराधिक मामले में दोषी ठहराया जाता है तो जिस दिन उसे दोषी ठहराया जाएगा तब से लेकर अगले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकेगा। जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8(1), 8(2) और 8(3) के तहत वो अयोग्य घोषित हो जाएगा। राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए हैं और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। और ऐसी कौन सा बड़ी अपराध थी कि डिफेमेशन केस में जिस व्यक्ति को कोई संबंध नहीं है और वो व्यक्ति कोई बैकवर्ड क्लास का, फॉरवर्ड क्लास का, ये क्वेश्चन भी नहीं है। सरकारी मंशा ठीक नहीं है, ये तानाशाही प्रवृत्ति है। जिसी तरह देख लिया आपने, पार्लियामेंट चल नहीं पा रही है। एक पार्लियामेंट मेंबर खड़ा होकर बोल नहीं सकता क्या? और वो सफाई देने के लिए उसके लिए भी हंगामा कौन करते हैं? जो सत्ता पक्ष लोग करते हैं। वो भी पहली बार हो रहा है कि सत्ता पक्ष खुद ही पार्लियामेंट डिस्टर्ब करके अर्जन करवा रही है। तो फिर कहाँ जाएंगे डेमोक्रेसी में लोग, विपक्ष वाले कहाँ जाएंगे? इससे पहले आज सुबह से ही राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने को लेकर कांग्रेस का हंगामा जारी है। संसद से लेकर विजय चौक तक विपक्ष ने राहुल गांधी के पक्ष में जमकर हंगामा किया।
धन्ना सेठों को बचाओ और विपक्ष को इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के माध्यम से फंसाओ योजना जो भारतीय जनता पार्टी की चल रही है उसकी हम निंदा करते हैं और हम सब एकजुट होकर यही मांग कर रहे हैं कि प्रजातंत्र का हनन कर कर संविधान को खत्म करने का जो काम चल रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जेपीसी की जो हमारी मांग है वो जायज मांग है। राहुल गांधी जी के एक चुनावी भाषण कर्नाटक में हुए, उस पर मुकदमा गुजरात में हुआ। मुकदमा करने वाला भारतीय जनता पार्टी का कैबिनेट मंत्री है और कभी आपने नहीं सुना होगा डिफेमेशन में 2 साल की सजा हो जाए, 2 साल की सजा भी हो जाती है। इसका मतलब सारे विपक्ष के नेताओं को ऐसे ही फंसाकर ईडी सीबीआई तमाम जांचों में न्यायालयों से सजा कराकर उनको अयोग्य घोषित कराना है। इससे पहले 1977 में भी पूरा देश हैरान रह गया था जब लोकसभा में एक प्रस्ताव पास करके पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सदस्यता छीन ली गई थी। इसके बाद इंदिरा गांधी के पक्ष में देश भर में जो सहानुभूति लहर देखने को मिली, उससे जनता पार्टी सरकार घबरा गई थी। संसद में ये भी आवाज उठने लगी थी कि इंदिरा गांधी के साथ गलत किया गया है। लिहाजा 1 महीने के बाद लोकसभा में फिर से एक प्रस्ताव लाया गया जिसे पास करके उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई और अब उनके पोते राहुल गांधी की भी लोकसभा सदस्यता तो चली गई। आगे क्या होगा इस पर सबकी निगाहें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो इस वक्त कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ डॉक्टर उदित राज हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, आशीष सूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, और चंचल यादव समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है। पहला सवाल मेरा उदित राज जी आपसे है, और सवाल ये है, जैसा कि आपने खुद भी लोकसभा सेक्रेटेरिएट का नोटिफिकेशन देखा होगा, उसमें बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दिया गया है, उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का हवाला दिया गया है, तो इससे लोकतंत्र कैसे खतरे में आता है, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ। देखिए, ऐसा है कि जब वक्त खराब होता है तो सही कदम भी गलत माना जाता है। ये दौर है शायद, वरना राफेल के मुद्दे पर ही सरकार बदल जानी चाहिए थी। हिंदू मुसलमान का इस तरह से जहर फैल गया है कि लोगों की नेकर फटा हुआ है, बनियाइन फटी हुई है और पैर में जूता नहीं है, खाने को नहीं है, फिर भी हिंदू धर्म हिंदू धर्म हिंदू धर्म। रोजगार भूल गए, शिक्षा भूल गए, महंगाई की बात नहीं है। ये वो दौर से भारत गुजर रहा है, इसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। ये वो लड़ाई जो बीजेपी लड़ाई ही नहीं लड़ रही है, वो जो जनतंत्र के जो आधार होते हैं, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य, वो धार्मिक लड़ाई लड़ रही है। नहीं, लेकिन मेरा इसलिए सही बात भी कभी कभी गलत होती है। हमें और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा और धर्म का काट हमें खोजना पड़ेगा, क्योंकि अब राम मंदिर बना करके इंतजार करेंगे, जब चुनाव करीब आ जाएगा तो उसको हाइप देंगे। तो लड़ कहां रहे हैं? कांग्रेस पार्टी अगर देश में नहीं रहेगी तो देश भी नहीं बर्बाद हो जाएगा। और यही बुनियादी समस्याओं के बारे में, जनतंत्र के बारे में चिंता करती है। और यही नहीं, अब ये राहुल गांधी जी के ऊपर खतरा नहीं है, केवल कांग्रेस के ऊपर नहीं है, सारे विपक्ष के ऊपर है। किस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जेल में भेज दिया गया केवल पोस्टर लगाने के लिए। तेजस्वी यादव जी की वाइफ जो प्रेग्नेंट है, उनका इंट्रोगेशन हो रहा है। अडानी अंबानी सब छुड़े हुए, मेहुल चोक्सी, मल्ल्या, सारा, और यही नहीं, बड़े बड़े अपराध और जनता की गाढ़ी कमाई से बने हुए पोर्ट्स को औने पौने दाम पर अडानी को दिया गया। इस देश में लूट मची हुई, रोजगार नहीं, और 1% लोगों के पास 40% का धन है। तो इससे पूरे जनता को खतरा है। कांग्रेस और राहुल गांधी जी को तो छोड़ दीजिए, पूरे जनता को खतरा है।
उसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। ठीक है, आशीष सूद आप सुन रहे हैं, ये कह रहे हैं जनतंत्र को खतरा है, ये राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के लिए खतरा नहीं है। असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आपकी पार्टी कुछ भी करती है। उन्होंने हिंदू मुसलमान की भी बात की, उन्होंने ये भी कहा कि असल मुद्दों से को आप एड्रेस ही नहीं करना चाहते, पूरे तरीके से आप नाकाम रहे हैं। आपका जवाब? हम एड्रेस नहीं करना चाहते, हम पर खूब आरोप लगाए, मगर जहां आपने मूल सवाल पूछा था कि लोकसभा सेक्रेटेरिएट के पत्र ने तो संविधान का हवाला दिया है, धाराओं का हवाला दिया है, उदित राज जी ने उस पर जवाब ना देके देश की जनता को भी गलत बता दिया कि वो मुद्दों को समझ नहीं रही है, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। एक ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कांग्रेस के सभी नेताओं में और खास तौर पे गांधी परिवार में रही है कि हमें गांधी परिवार को कुछ मत कहो, वो कुछ भी गाली गलौज करे, वो किसी भी प्रकार से समाज के विभिन्न वर्गों की खिल्ली उड़ाए। और उदित राज जी भी बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं कि राफेल के मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय एक तमाचे के रूप में इनको दिया, इनसे माफी मंगवाई। उसके बाद भी ये जो कांग्रेस के नेताओं की दीदा दिलेरी है कि देश की जनता को गलत बताएंगे, कोर्ट्स को भी गलत बता देंगे। अभी आप जो कुछ नेताओं की कॉपी सुनवा रही थी कि कोर्ट ने भी गलत, संजय सिंह जी कह रहे कि भाजपा के बाकी सब दलों के नेताओं को कोर्ट से प्रताड़ित किया जाएगा। कभी इनको अच्छा लगता था तो ये कोर्ट के बारे में कहते थे, कोर्ट के जजों ने बीजेपी को नकार दिया, आज इनके खिलाफ निर्णय चला जाएगा तो ये कहने लग जाएंगे कि कोर्ट भी बीजेपी से मिली हुई है। दरअसल असल में मुद्दा विपक्ष के पास नहीं है। जो दल कल तक एक दूसरे को गाली देते थे, जो आम आदमी पार्टी कल तक एक बाकी सब दलों को चोर बताती थी, आज उनके नेता 14 दलों की लिस्ट लेकर खड़े हैं जिनको सबको वो गाली देते थे। तो आरोप आप पर लगा रहे हैं ना, वो आरोप आप पर लगा रहे हैं कि आप विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। आज जो राहुल गांधी के साथ हुआ है वो आपकी स्ट्रैटेजी है विपक्ष के खिलाफ। उदित राज जी, एक तो आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, एक मैं उनसे जवाब लेना चाह रही हूँ। एक तो आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, दूसरा आपकी पार्टी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा इसलिए सुनाई गई ताकि उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जा सके। तो यानी आप तो जुडिशरी को भी इम्प्लीकेट कर रहे हैं, आप इसमें पॉलिटिक्स की भी बात कर रहे हैं, लेकिन क्या पॉलिटिक्स में इंडिविजुअल अटैक्स की, निजी आक्षेप की गुंजाइश है उदित राज जी? देखिए, ऐसा है, किसी एक समाज को नहीं कहा है, एक भाषा होती है, राजनीतिक भाषा होती है, उसको बोला जाता है। चुनाव के दौरान, इलेक्शन के दौरान वही बात कही थी। लेकिन अब बीजेपी जो ये कहती थी कि हम तो जाति धर्म से ऊपर उठ कर के राजनीति करते हैं, अब जातिवाद पर उतर गई है। अडानी के भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए और मेहुल भाई के लूट के लिए अब विक्टिम कार्ड ओबीसी का खेल रहे हैं और इसको जोड़ रहे हैं ओबीसी का, पूरे देश को ओबीसी से जोड़ रहे हैं। क्या पूरे देश को ओबीसी मोदी हो गए? ये कब से हो गया? बैकवर्ड यादव भी है, कुर्मी है और जाति के लोग भी है ओबीसी। तो पूरे देश का ओबीसी का अपमान कैसे हो सकता है? इससे भी ये लगता है कि यह जानबूझकर किया गया है और चुनावी फायदा लेने के लिए, वोट का फायदा लेने के लिए। ये यहाँ पर सुना आशीष सूद जी ये भी कह रहे हैं, उदित राज भी कह रहे हैं कि पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि जानबूझकर ये सब कुछ किया गया है। राहुल गांधी को 2 साल की सजा संयोग नहीं, वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी का हिस्सा थी। ये आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है। ये मुकदमा इतने दिनों से चल रहा है, ये चलते हुए मुकदमे में अपना पक्ष रखना चाहिए। ये यहाँ पर कोर्ट को दोषी बता देना, अदिति जी अचानक आवाज रिबाउंड हो रही है, थोड़ा उसको दिखवा दीजिएगा। कोर्ट को दोषी बता देना, भाजपा को दोषी बता देना, केवल राहुल गांधी पे कोई निर्णय कोर्ट ने कर दिया तो देश का लोकतंत्र और देश का संविधान और देश की न्यायपालिका सब खतरे में पड़ गई। ये जो कांग्रेस का सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट और ये जो कांग्रेस की सोच है, ये गलत है। पवन खेड़ा के लिए अभी हमारे नेता भी, हमारे मंत्री अनुराग ठाकुर बता रहे थे, पवन खेड़ा के लिए कैसे सब लोग एक घंटे में खड़े हुए। पवन खेड़ा को आज भी राहत मिली हुई है, उन्होंने अपना पक्ष रखा, कोर्ट देख रही है, आगे न्यायपालिका बात कही कि हमने तो नहीं कहा कि न्यायपालिका दबाव में आ गई, हमने तो कोई इस बारे में टिप्पणी नहीं की। राहुल गांधी पर मुकदमा हो गया
तो ये सोच ने उनको मारा है, इस अहंकार ने मारा जी। हमारा इस देश में कोई क्या बिगाड़ लेगा, हमें कोई क्या नुकसान पहुंचा सकता है। नहीं सर, हम तो उनकी इस सोच देश के तो अपनी राजा जगह हैं। है, लेकिन उनका पॉलिटिकल आरोप भी अपनी जगह है, जिसका जवाब मैं आपसे चाह रही थी। एक कमेंट यहाँ पर मैं उदित राज जी, जो सवाल यहाँ पर उठ रहा है, ये कह रहे हैं एक तो सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट है गांधी फैमिली के भीतर, दूसरा ये कह रहे हैं गांधी फैमिली को तो जो एक पर्टिकुलर सोच है उसकी शिकार ये फैमिली हुई है। थोड़ी देर पहले अनुराग ठाकुर कह रहे थे कि कांग्रेस के भीतर ही राहुल गांधी के दुश्मन बैठे हुए हैं। पवन खेड़ा के केस में कांग्रेस पार्टी फॉरेन कोर्ट पहुंच गई थी, राहुल गांधी के लिए ऐसी कोई कोशिश नहीं की गई। लेकिन मेरे सवाल इन पॉलिटिकल आरोपों से दूर ये सवाल है कि क्या निजी आक्षेप की राजनीति में जरूरत है? और बात बात के लिए ये कहना कि लोकतंत्र खतरे में है, क्या ये उचित है? इसे आप सही ठहरा सकते हैं? लोकतंत्र खतरे में इसलिए है कि ये जो जजमेंट आया है, जो डिफेमेशन का केस के ऊपर, ये बनता ही नहीं है और ये कराया गया है। बैड जजमेंट है, मोटिवेटेड जजमेंट है, क्योंकि जो कंप्लेनेंट हो बीजेपी का एमएलए है और डिफेमेशन का केस तब बनता है जब कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल या व्यक्ति को वो हर्ट करता हो, उससे संबंधित हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है और यह बहुत आम भाषा है, चुनाव के दौरान बोला जाता है और इस तरह से किया जाए तो आधे से ज्यादा लोगों की सदस्यता जा सकती है। और यही नहीं, जिस तरह से जज को मैनेज किया गया, मामले को पहले हाई कोर्ट में भेजा गया, फिर वहां से विड्रॉ किया गया, फिर जजमेंट कराया गया और 15 मिनट के अंदर ही सेंटेंस कर दिया, जो अप्रत्याशित है। तो जो एलिमेंट्स होते हैं डिफेमेशन के, जिस आधार पर जजमेंट दिया जाता है, वो इसमें एब्सेंट है, नहीं है। इसलिए कहता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक ठीक है, जवाब ले लीजिए इस पे आशीष सूद का। लेकिन आशीष सूद जी, उससे पहले सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी का पहला रिएक्शन, वो ये कह रहे हैं कि वो भारत की आवाज के लिए लड़ते रहेंगे और हर कीमत चुकाने के लिए वो तैयार हैं। राहुल गांधी वायनाड से सांसद थे, उनकी सदस्यता उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया लोकसभा से और डिस्क्वालीफाई किए जाने के बाद उनका ये पहला रिएक्शन कि वो भारत की आवाज के लिए पहले भी लड़ते आए हैं और आगे भी वो भारत की आवाज इसी तरह से उठाते रहेंगे। राहुल गांधी बार बार ये बात कहते रहे हैं कि उनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई है। वो ये आरोप लगाते रहे हैं कि ना उन्हें पार्लियामेंट के अंदर बोलने दिया गया, ना उन्हें पार्लियामेंट के बाहर बोलने दिया जाता था, इसलिए वो विदेशी जमीन पर अपनी बात को रखते हैं, अपनी बात जो वो सोचते हैं वो उठाते हैं। ये राहुल गांधी की तरफ से अपनी सफाई में कहा गया था जब बीजेपी हमलावर थी उनके बयानों को लेकर विदेशी जमीन पर। लेकिन राहुल गांधी, 2 लाइनें उनके द्वारा ट्वीट की गई हैं, करीब 11 मिनट पहले का ये ट्वीट, जिसमें राहुल गांधी कह रहे हैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं और साथ ही कह रहे हैं हर कीमत चुकाने के लिए मैं तैयार हूं। आशीष जी, आपने सुना उदित राज जी कह रहे हैं ये मोटिवेटेड था। हालांकि अदालत के फैसले को चुनौती दी जानी चाहिए, उसे मोटिवेटेड करार देना, अदालत के अपमान से बचना चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूं, ये कह रहे हैं कि ये सोची समझी साजिश, और ये उदित राज अकेले नहीं है, इनकी पार्टी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि खाली राहुल गांधी को खत्म करने की कोशिश नहीं, दूसरे पार्टियों को भी विपक्ष के साइलेंस करने की, चुप करने की, शांत करने की साजिश की जा रही है। दीदी जी, एक तो मैं जो उदित राज जी कह रहे हैं वो जज मोटिवेटेड थे, मैं इस पे स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लेता हूं। जुडिशरी के बारे में इस तरह की बातें नहीं कहना चाहिए और बाकी सबको हम बर्बाद कर रहे हैं। उदित राज जी कुछ पढ़ के शायद आते नहीं है, इनको ध्यान नहीं रहता। लालू यादव पे केस इन्होंने किया, जो जमीन और रेलवे नौकरी के घोटाले का मुकदमा इनके कालखंड में हुआ। ऐसे जितने भी नेशनल हेराल्ड का केस राहुल गांधी पे लगा वो इनकी सरकार के दौर में लगा है। इसलिए एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देकर अपने भ्रष्टाचार से बचने की कोशिश करना, अपने गैर कानूनी चीजों को लेजिटिमाइज करने की कोशिश करना, कांग्रेस को बंद कर देना चाहिए। भ्रष्टाचार पे अंतिम प्रहार होगा, मोदी की सरकार तीसरी बार होगी, ये इन्हें समझ लेना चाहिए। चलिए ठीक है, आप अभी सरकार पर चले गए। चलिए चंचल यादव ये कह रहा है भ्रष्टाचार पर प्रहार होगा और मोदी की तीसरी बार सरकार होगी, ये तो कह रहे हैं अदालतें अपना काम कर रही हैं, अदालतों को अपना काम करने देना चाहिए, और इसके अलावा ये अहंकार की बात भी कर रहे हैं।
देखिए, जब नास मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यही है। अगर आप देखें पूरे देश व प्रदेश में जगह जगह केवल इनके जो जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं हमारे देश की, उसका केवल मिसयूज हो रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं आपको बताता हूं, उत्तर प्रदेश में आप देखें आदरणीय आजम खान साहब के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किस तरीके से बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, न जाने क्या क्या, किताब चोरी और इवन की मॉडल साहब की लूट की चोरी लगा करके, सोचिए जो व्यक्ति लगातार 9 बार 10 बार विधायक रहे हों, कई बार मंत्री रहे हों, उनकी पत्नी राज्यसभा सांसद रही हों, वो मुर्गी चोरी करने जाएंगी, बकरी चोरी करने जाएंगी। और ये मैंने कहा ना कि ये केवल लोकतंत्र की आत्मा पे बहुत गहरा प्रहार किया जा रहा है। और ये सच बताएं, आज दुनिया के लोग हंस रहे होंगे हिंदुस्तान की व्यवस्था के ऊपर, और ये बात कर रहे हैं। अभी जो हमारे आदरणीय अनुराग सिंह ठाकुर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपको याद होगा दिल्ली के अंदर लोकसभा के चुनाव में उन्होंने क्या बोला था, देश के गद्दारों को। ये शब्द मैं चैनल में बैठ के बोल नहीं सकता हूं, और वो आज सफाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या नाम है, राहुल गांधी गाली देते हैं। मुर्गी चोरी कहां आप चले गए सर? जहां कानून को अपना काम करना है, कानून अपना काम करेगा। वही मेरा सवाल था। अदालतें बैठी हैं, डिसाइड करेंगी कौन सही कौन गलत। सियासत जजमेंट क्यों देती है? तो लीजिए, और आप कह रहे हैं, अपमान की बात कर रही हैं। यही आदरणीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के अंदर जब चुनाव चल रहा था तो कहते थे यादवों का साम्राज्य, यादवों का कब्जा है थानों के ऊपर। क्या यादव जाति का अपमान नहीं करते थे ये लोग? और अभी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी लोग विधानसभा के अंदर सरेआम 86 में 56 की बात करते हैं। जब उनसे कहा गया कि आप टेबल कर दो तो झूठ बोलने का काम करते हैं। और 86 में 86 सीट कभी एसडीएम की थी ही नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल मिसगाइड और गुमराह करने का काम करते हैं। क्या वो यादव जाति का अपमान नहीं था? क्या विशेष जाति का अपमान नहीं था? क्या डिस्कशन कर रही हूँ, आप किस ट्रैक पर जा रहे हैं? चलिए जवाब ले लीजिए। आशीष जी, ये प्रधानमंत्री सर सुन लीजिए प्लीज सर, मुद्दे पर रहिए ना सर। बात हो रही है, आज की बहस का मुद्दा है, विपक्ष का स्टैंड है। आप कहाँ इस डिबेट को लेकर जा रहे हैं सर? कहाँ ले जा रहे हैं इसे? आशीष सूद जी ये कह रहे हैं यादवों का अपमान नहीं किया था क्या? माननीय कोर्ट का अदिति जी, ये लोग सब अपने अपने भ्रष्टाचार को छुपाने की बात करते हैं। अभी आजम खान जी का जिक्र कर रहे हैं। आजम खान जी 150 में इस देश में आजम खान जी का नंबर 150 में सांसद और विधायक के रूप में था, और राहुल गांधी जी 200 में सांसद है। अभी तक इस कानून के तहत सांसद विधायकों की सदस्यता गई है, उसमें राहुल जी का नंबर 200वां है। इसलिए ये बातें कहना और कोर्ट के निर्णयों पर टिप्पणी करना इनका शगल बन गया है। इनके पास कोई भी तथ्य नहीं है। राहुल गांधी जी 200 में नंबर पर है, आजम खान जी 150 में नंबर पर थे। तो इसलिए जिस प्रकार की ये टिप्पणी कर रहे हैं, ये इनका अध्ययन ही नहीं है किन मुद्दों पर बात हो रही है। और कह रहे कोई मुर्गी चोरी करने जाएगा। अरे क्या मुद्दे की बात हो रही है? मैं वही बात बता रहा हूं आपको। जब आप उसमें सजा पाई है, चारा चोरी में सजा पाई है, आप लोगों के सरकार के कालखंड में पाए। तो मैं वही बताना चाहता हूं कि अनुराग सिंह ठाकुर के बयान को याद दिला रहा हूं, आपको याद होगा। तो ये अरे देश के गद्दारों को अगर कुछ सजा देने की बात कही तो आपको दर्द क्यों होती है? मुझे बताओ, सजा देने की बात मैं कर रहा हूं, सजा नहीं मिलनी चाहिए क्या? आप लोगों ने किन किन मुद्दों में फंसाया है? देश के गद्दारों को फलानी सजा दीजिए। मैं बहस नहीं करती हूँ। मैं जो पॉलिटिकल रिएक्शंस है, लगातार इस पर सियासत हुई है, क्या कह रहे हैं, किस तरह से वार पलटवार हुआ है, कैसे सियासत चरम पर है, सुनिए खुद। इस देश में न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार शासन चलता है, और जो सर्वोच्च न्यायालय ने डिस्क्वालिफिकेशन का जो निर्णय दिया है उसके अनुरूप जो जैसा अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ कार्रवाई हुई है, उचित दिशा में उसी दिशा में कार्रवाई हुई है। क्या कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को छोटे समाजों को अपमान करके और अपने अहंकार में आकर के अगर वो माफी भी नहीं मांगते, तो क्या इस अहंकार को ही वो अभिव्यक्ति की आजादी कहते हैं? इस देश के अंदर चाहे अमीर या गरीब, छोटा या बड़ा, कोई न्यायालय के सामने सब समान है। आप जुडिशरी से, कोर्ट से बड़े नहीं हैं, और ये कोर्ट का फैसला है। लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं कि तानाशाही देश के अंदर आ गई। आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ रहे थे, तो जो लोग भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे, और कोर्ट के फैसले को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अगर चुनाव हार जाएंगे तो ईवीएम खराब हो गई, अगर मनोनुकूल निर्णय नहीं आया तो न्यायपालिका जो वो प्रभावित है। इसके अंदर इतनी हाई तबाह मचाने की जरूरत क्या है? अभी जाइए कोर्ट के अंदर, ऊंची अदालत में जाइए, राहत की मांग कीजिए। अगर आपको राहत मिल जाए तो वापस लौट कर आ जाइए।
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों की सदस्यता इन्होंने बीजेपी के लोगों ने ली है। आज कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है। और अगर हम इसी तरह देखेंगे, अगर ऐसे मुकदमे देखेंगे तो बीजेपी वालों की तो कईयों की सदस्यता नहीं बचेगी। जो भाषा या जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स हैं, अगर उन पर सच्ची कार्रवाई हो जाए तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की भी सदस्यता चली जाएगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जब किसी को 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उनकी मेंबरशिप चली जाएगी। चूंकि ओथ दिलाते हैं स्पीकर साहब, तो उस अदालत के आदेश का अध्ययन करने के बाद उन्होंने आज निर्णय लिया है। और राहुल गांधी ये सोचते थे कि देश के संविधान और कानून से वो ऊपर हैं। माननीय सूरत की अदालत के निर्णय के बाद स्पीकर साहब ने निर्णय लिया है। ये जो कहते हैं कि जो विपक्ष को डराया धमकाया जा रहा है, ना वो ये अपमानजनक बातें कहते हैं, ना मानहानि का मुकदमा कायम होता। मुकदमे दर्ज करा के फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर बड़े बड़े विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ फैसले आ रहे हैं। ऐसे तो फिर प्रधानमंत्री जी सिर्फ खुद ही चुनाव लड़ ले। भारतीय जनता पार्टी ये तय कर ले कि अब तो भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव लड़ेगी, कोई विपक्ष होगा ही नहीं, वही चुनाव लड़े, वही चुनाव जीते। ऐसा तो डिक्टेटरशिप में सुना जाता था। भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। उनसे सरकार चलती नहीं है, अहंकार उनका 7वें आसमान के ऊपर है। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो, इसको जेल भेजो, बस सवेरे से शाम तक यही चलता रहता है। मैं आज बीजेपी के सारे लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आज पूरे देश को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए हैं और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। और ऐसी कौन सा बड़ी अपराध थी कि डिफेमेशन केस में जिस व्यक्ति को कोई संबंध नहीं है और वो व्यक्ति कोई बैकवर्ड क्लास का, फॉरवर्ड क्लास का, ये क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पर से पैसे लेके भागे, जो नीरव मोदी होंदे हो, ललित मोदी होंदे हो, मल्ल्या होंदे हो, वो क्या बैकवर्ड क्लास के थे क्या? तो यहाँ पर आपने सुना आशीष सूद जी मल्लिकार्जुन खड़गे सवाल खड़े कर रहे हैं, जो लोग देश के पैसे लेकर भागे। साथ ही आपने अरविंद केजरीवाल को भी सुना, आप भी अहंकार कह रहे थे, वो भी अहंकारी आपको बता रहे हैं। जी तो समझदार नेता है, उनको मालूम था चली जाएगी, इसलिए बीजेपी के नेताओं पे डिफेमेशन केसेस के बाद उन्होंने माफी मांग ली। और जो अभी आपने पता नहीं किसका, मेरे पास विजुअल्स अवेलेबल नहीं है, राहुल गांधी के पास भी ऑप्शन थी, उन्होंने उनका स्लिप ऑफ टंग है कहकर कोर्ट पे रिप्रेजेंट करते। और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो बातें कह रहे हैं, विजय माल्या के बारे में थोड़ी ना चर्चा हुई है। उनका ये जो टिप्पणी, आप उसे प्ले करके देखिए कि एक वर्ग विशेष को इस प्रकार से इम्प्लीकेट करना और अपनी राजनीति के लिए आपको प्रधानमंत्री जी को टारगेट करना, आप करिए, कौन रोक रहा है? अभी उनको अनपढ़, साइकोपैथ और दर्जाने खून का सौदागर, मौत का सौदागर, क्या नहीं कहते हैं, उस पे कोई डिफेमेशन केस हुआ है? लेकिन निजी आक्षेप चाहे इनकी तरफ से हो या आपकी तरफ से हो, गलत है। अब शब्दों का इस्तेमाल इनकी तरफ से हो या आपकी तरफ से हो, गलत है, क्योंकि नेताओं का एक सार्वजनिक आचरण जो है वो लगातार पब्लिक स्क्रूटनी में होता है और उससे एक बड़ा मैसेज जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष सूद जी, उदित राज जी और चंचल यादव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं।